चाइना के साथ हमने ऐसी टक्कर दी कि वो दूसरे दिन अपने आप सीज फायर कर दिया। वो खत्म हो जाता खेल अगर वो उस टाइम थोड़ा सा भी नहीं सबर कर लेते, क्योंकि उन्हें 3,000 से हमला किया था। हमने उनके 1300 तो मार दिए और 400 उनके जख्मी कर दिए, जिसमें 7 ऑफिसर थे चाइना के। अब मेरे याद आ जाता है, मुश्किल हो जाती है कि मेरा दिमाग वहाँ है। 18 नवंबर तो इसको पर क्यों जिन्होंने मेरे साथ रोटी खाई वो सो रहे हैं, लेकिन मैं शुक्र को जानूं कि उनकी करी हुई को कहानी को बता रहा हूँ। ये मैं उसका शुक्र मानता हूँ मेरे शहीदों का। बेटी वो जो थे एक साथ खाते थे रहते थे, क्या पता था कि मेरे चमन उजड़ जाएगा। बेटी ज्यादा मत पूछ, नहीं तो दिल बहुत दर्द है। जब फिल्म बनाने वाले है ना 4 दफा रो लिए थे। रेजांगला की बर्फीली वादियों में लड़े गए 1962 के उस ऐतिहासिक युद्ध को भला कौन भूल सकता है, जहां हिंदुस्तान के वीरों ने आखिरी सांस तक दुश्मन से लोहा लिया। और आज 120 बहादुर जैसी फिल्म उस वीर गाथा को बड़े पर्दे पर लाने जा रही है। इसी मौके पर द पैम्फलेट की टीम को मिला उस वीरता के एक जीवित गवाह से मिलने का सौभाग्य, रामचंद्र यादव जी से, जो उस युद्ध में मेजर शैतान सिंह के रेडियो ऑपरेटर थे। इन्होंने न सिर्फ गोलियों की गूंज सुनी बल्कि शौर्य का इतिहास बनते देखा है। उस युद्ध के जीवित सैनिक मेरे साथ बैठे हैं। 87 साल उम्र है और मेजर शैतान सिंह बाटी जी के रेडियो ऑपरेटर रहे हैं। और जब मेजर शैतान सिंह बाटी ने कहा उस समय जब इनकी बात हुई, मैं इन्हीं के शब्द चैनल के माध्यम से पेश कर रहा हूँ कि आप जाइए, आप देश को बताइए कि सेना कैसे लड़ी, तेरा कुमाऊं कंपनी कैसे लड़ी। तो सर का ऑर्डर इन्होंने फॉलो किया और ये जीवित हैं उस युद्ध के। नहीं तो पूरी कंपनी वहाँ पर चीनी सैनिकों का सामना करते करते और 1300 सैनिकों को ढेर करके खुद भी शहीद हो गई थी। पहली बात तो उस लड़ाई की 120 बहादुर फिल्म आ रही है, उसकी स्टोरी मैं नहीं दी है। अब क्या सही देंगे या गोलमाल करेंगे वो तो भगवान जानते हैं। जो है जावेद अख्तर के जो बेटे हैं वो 120 बहादुर के नाम से फिल्म बना रहे हैं, जो 22 नवंबर को रिलीज होगी। और 120 बहादुर का मतलब है 120 जवान थे उस कंपनी में और सभी ने बहादुरी दिखाई। उन सब का किरदार बड़े अच्छे से उसमें दिखाने की कोशिश की गई है और अभी तक आई नहीं है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो इस प्रकार की सर ही बताएंगे। मैं बीच बीच ऐसा है कि कारगिल लड़ाई के बाद हर सैनिक की लाश उसके घर आती थी, तो वो संतुष्ट तो रोते लिए दिल को संतुष्ट हो जाता कि हमारा बेटा आ गया, हमारा पति आ गया, हमारा मामा आ गया। लेकिन 1962 में जो चीन और भारत का युद्ध हुआ, वहाँ पर 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी, जो कि आज रजांगला उसको बोलते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर ने उसको नाम रजांगला दे दिया क्योंकि लड़ाई रजांगला पहाड़ी पर हुई थी। अब वो लाशें नहीं आई, वो वहीं पर 1000 गज के अंदर उनको अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में लाशें नहीं उठा सकते, आदेश ही नहीं था, दाह संस्कार कर दिया। घर के लिए कुछ नहीं, खाली एकदम मिसिंग मिसिंग मिसिंग। जब लाश ले आया तो बता दिया कि भाई वो शहीद हो गया है, बस यही कहानी थी उनकी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 120 जवान थे, हमारे पास पुराने हथियार थे, कपड़े भी नहीं थे, इवन मैं तो साफ कहूँगा कि पूरा राशन भी नहीं था, क्योंकि जब अम्युनिशन नहीं होगा तो राशन ही है। मेरा तो राशन रोटी छोड़ दूँगा लेकिन अम्युनिशन चाहिए मुझे, लेकिन वो भी पूरा नहीं था। वो ना होते हुए भी चाइना के साथ हमने ऐसी टक्कर दी कि वो दूसरे दिन अपने आप सीज फायर कर दिया, क्योंकि उन्हें 3,000 से हमला किया था। हमने उनके 1300 तो मार दिए और 400 उनके जख्मी कर दिए, जिसमें 7 ऑफिसर थे चाइना के। उसने देखा कि ये क्या है, यहाँ ब्रिगेड लगा है क्या है, आपस में बात करी। जब उनकी ये कैजुअल्टी गई लाशें, वो तो अपनी लाशें भर के ले, क्योंकि हमारा जवान तो अपनी माँ का दूध और जननी माँ का भार उतार के वहीं सो गया। एक एक की छाती में 20-20 गोलियां लगी हुई, किसी सिपाही की पीठ में गोली नहीं थी। अब मेरे याद आ जाता है, मुश्किल हो जाती है कि मेरा दिमाग वहाँ है। 18 नवंबर तो इसको पर क्यों जिन्होंने मेरे साथ रोटी खाई वो सो रहे हैं,
लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी करी हुई को कहानी को बता रहा हूँ। ये मैं उसका शुक्र मानता हूँ मेरे शहीदों का। बेटी वो जो थे एक साथ खाते थे, रहते थे, क्या पता था कि मेरा चमन उजड़ जाएगा, ऐसी हालत आई मेरे साथ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपना प्राण निभा दिया, अपनी माँ के दूध को लजाया नहीं, अपनी माँ के दूध को सुरक्षित रखा, जन्मभूमि को सुरक्षित रखा और चेनों को मार करके उसी पोस्ट के ऊपर सो गए। बेटी ज़्यादा मत पूछ, नहीं तो बहुत दर्द है। जब फिल्म बनाने वाले हैं ना 4 दफ़ा रो लिए थे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जय हिंद। सर वैसे देश पहले रखने वाली भावना तो हमने सैनिकों में हमेशा देखी है और आपने युद्ध को इतने नज़दीकी से देखा है, तो पहले का कारगिल युद्ध हो या फिर अभी का जो ऑपरेशन सिंदूर था, क्या आपको लगता है जो सैन्य शक्ति हमारी काफ़ी संगठित हुई है? देखिए जाओ, पहले 10% थी, अभी हमारी 98% शक्ति बढ़ी है। आप देखिए कितना फर्क पड़ा है। 10 और इसका कितना फर्क पड़ा है, आप देख लीजिए साहब। आज मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस साजो सामान के साथ मैं और 20 साल सर्विस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है, हथियार मेरा ऑटोमेटिक अम्युनिशन मेरे पास, ऑर्डर मेरा साफ है कि मारो मारो। पहले ऑर्डर ही नहीं मिलता था, पाकिस्तान के साथ ऑर्डर ही नहीं मिलता था। इस युद्ध में भी मेजर शैतान सिंह भाटी जी को ऑर्डर मिला था कि आप उस पोस्ट को छोड़ के पीछे हट जाएं, लेकिन उन्होंने अपने जितने अहीर योद्धा थे सबसे बात करके उन्होंने निर्णय लिया कि हम 1 इंच ज़मीन हम चाइना को नहीं देंगे, चाहे हमारी प्राण चले जाए। तो उन्होंने उसको ऑर्डर नहीं दिया। आज जो लेह और लद्दाख बचा हुआ है तो ओनली इन्हीं युद्धों के कारण बचा हुआ है। जब भी जाओ वो धाम हो गया है, अहीर धाम, वार मेमोरियल नहीं है, अहीर धाम हो गया। उसके ऊपर पर डे नॉर्मल 500 से लेकर के 900 तक यात्री जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप भी जाइए, क्योंकि 2-3 जगह है, संगम नदी भी है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी है, कई चीज़ें हैं वहाँ। लेकिन ऑक्सीजन का ध्यान रखिए, वो ध्यान रखिए। परमवीर चक्र मेजर शैतान अपने सोमनाथ जी है ना, ये मेरी कुमाऊँ का है, मेरी बटालियन का है। मतलब शीश पैर हो गए, क्या करे पैसा, हाथ बंद का, नहीं तो ठोकते ठोकते चले गए थे। 48 सन की बात कर रहा हूँ मैं, सन 1948 की। लेकिन शीश पैर, अब पहन जब ऊपर से जूता मारा गया तो क्या करेंगे। मैंने चुप रहते थे, पीओ कोई नहीं होता, क्यों ख़त्म कर देते। अब हमारी जान गला में घाल रहा है, कभी हमारे सिंदूर उजाड़ रहा है, कभी हमारे भाइयों ने मार रहा है, कभी हमारी गाड़ियों को जला रहा है। वो ख़त्म हो जाता खेल अगर वो उस टाइम थोड़ा सा भी नहीं सब्र कर लेते और मान लेते सेना की, तो ये बात होती, कहानी ख़त्म थी। तो उस टाइम की सरकार और इस टाइम की सरकार जो भारतीय सेना के लिए करती है उसमें काफ़ी आपको फ़र्क लग रहा है? अभी आपने बात करी नेहरू जी की, और अभी रात दिन का फ़र्क है। दिन और रात क्या होता है, फ़र्क होगा ना, पूरा फ़र्क है। 17 साल मैं बोलता हूँ साहब, 17 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो जैसे भारतीय सेना के लिए चाहे वो टेक्नोलॉजी हो कर रही है। देखिए नरेंद्र मोदी का जो भाव है ना, हर त्यौहार पर जवान के पास खड़ा मिलता है। जवान को चाहिए दुश्मन मारने के लिए एम्युनिशन तो आगे रख देता है। जहाज पायलट को चाहिए सुपीरियर से सुपीरियर, कहीं से भी जाए जहाज को लाता है साथ, उसकी टेक्नोलॉजी भी लेके आता है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ जो देश को ये मोदी मिला, हमारा प्रधानमंत्री, और अभी इसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है। मैं तो चाहता हूँ थोड़ी घटे तो देश और आगे बढ़ेगा, बस ये है मेरा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 47 के बाद 64 तक जिन हाथों में बागडोर रही देश की, 2 युद्ध हुए। 1948 का आज़ादी के तुरंत बाद पीओके बना, 1962 का एक मोर्चे को छोड़ के अक्साई चीन जो कब्जाया गया। उसके बाद आप युद्ध उठा के देख लीजिए, जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हुआ 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, हमारी भारत की फौज डोगराई पहुंच के हुक्का पी रही थी। लाहौर में डोगराई शहर है। नेतृत्व चेंज होने के कारण 1971 में हमने एक देश के 2 टुकड़े किए। और ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैंने कहा था
कि ये बलूचिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, और ये हो जाएगा कुछ दिनों में। और देखिए आप, होगा होगा। तो आप नेतृत्व तो देखिए ना, यहाँ मोदी नेहरू की बात नहीं चल रही, नेतृत्व की बात चल रही है। नेतृत्व चेंज हुआ, हम दूसरे देशों में हमारी सेना जाती है और उनको सुरक्षा मुहैया कराती है। 1987-88 की शांति सेना में कितनी कैजुअलिटी हुई, उसके बाद 99 हुआ, जीत का परचम सामने, यहाँ बैठे, जहाँ हम बैठे यहीं से तो तोपे दागी जा रही थी, भगाया ना उनको 10 किलोमीटर और पीछे। तो ये नेतृत्व का कमाल है। यहाँ व्यक्तिगत नाम की चर्चा बेशक आप ना करें, ये नेतृत्व का खेल है। और हमारी सेना को खुले आदेश हैं, जैसा अभी उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे थल सेना चीफ हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारी सेना को खुले आदेश हैं। एम्यूनेशन जो हम तो बोलते हैं ना, खाना रोटी जो खाते हैं, फौज का खाना एम्यूनेशन होता है, उनके पास भरपूर मात्रा में गोला बारूद होना चाहिए। वो सामने वाले को ठोक देते हैं 1 सेकंड में, दुश्मन को। मैं ये कहना चाह रहा था, एक तो रंजागला के लिए जो बोल रहे थे वहाँ जाइए, अगर वहाँ जाएंगे तो ये भाव पता चलेगा कि कैसे सैनिकों ने अपनी शहादत दे के हम लोगों को सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरा, आप जो बात कर रहे थे अभी सिंदूर के बारे में, तो जैसे बताया सर ने कि हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को ऐसा नेता मिले, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने सबसे पहले जो है टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। और टेक्नोलॉजी का अपग्रेड का से बेनिफिट क्या हुआ कि हमारा वो उनके जितने भी ड्रोन्स आए, ये जितनी भी जो चीज़ें हैं सब ऊपर ही उन्होंने ख़त्म कर दी। और इजराइल स्पेशल इस चीज़ के लिए बोला कि अगर भारतीय फौज मेरे पास हो जिनका 100% सक्सेस है, हमारा 97% है, तो मैं पूरे वर्ल्ड को जीत सकता हूँ। ये हमारे सैनिकों का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। तो हम लोग को पता चला कैसे सैनिकों के सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा नेतृत्व होना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद दोस्तों।